ज़्यादातर साहित्यकार रचनाकारों को मैं सुनती हूँ कि उनकी शुरुआत लिखती लेखन कविताओं से होती है, क्योंकि उस समय रूमानी ख्यालात होते हैं। आपकी कहानी से ही शुरू हुई या फिर कविताओं से ही शुरू हुई? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। मैंने पहली जो कविता लिखी थी, परिवार जो हम 7 भाई बहन हैं, तो उन सबको जोड़ते हुए मैंने एक कविता लिखी। और पहली बार मैंने उस उम्र में महादेवी वर्मा, निराला जी, प्रसाद जी, इन सब का नाम भी सुना। और बच्चों के लिए नंदन, चंपक, चंदा मामा ये सब आया करती थी। और पिताजी मेरे किसी लाइब्रेरी के सदस्य भी थे, तो 5 किताबें हर महीने आया करती थी। कहीं मैं आपको सुन रही थी किसी मंच पर, आप छद्म नाम से मनोहर कहानियाँ में कहानियाँ भेजा करते थे। मैं आपको बताऊं कि मेरी तनख्वाह उस समय 1600 रुपये थी और मनोहर कहानियाँ मुझे 1200 रुपये मनी ऑर्डर भेजता था। किस नाम से लिखते थे? अब नाम ना पूछिए, वैसे 2-3 नाम थे। तो एक गोपाल नाम से भी लिखा है, मैं पायल और किन्नर कथा। अब आप चाहे कुछ भी लिखिए, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। अरे वाह, चलिए ये अब आपने नई चीज़ कही कात्यायनी सिंह जी ने। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी सिंह। आप सबका स्वागत है शब्दरंग स्टूडियो में। आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र बिस्मिल जी हैं, जो हाई कोर्ट लखनऊ में रजिस्ट्रार हैं। और आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में, इनकी परवरिश के बारे में, और ये भविष्य में और क्या क्या करने की इच्छाएं रखते हैं उसके बारे में। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्ते कात्यायनी जी। आप बताइए कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए, अपने परिवेश के बारे में बताइए, अपने माँ बाप के बारे में बताइए, आपकी शिक्षा और आपके संगी साथी। एक साथ इतने सारे प्रश्न कात्यायनी जी ने पूछे। कात्यायनी सिंह जी खुद एक अच्छी कहानीकार हैं। और बचपन मेरा जो बीता है वो 0 से 5 साल बिलासपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ मेरे पिताजी नौकरी में थे। और जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो वापस हम लोग अपने गृह नगर में आ गए, कुलपहाड़, जो महोबा ज़िले में है, बुंदेलखंड में। तो वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा इंटर तक चली। इंटर के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत अतर्रा से किया और एमए भी वहीं से किया। और उसी दरमियान मेरी नौकरी माननीय उच्च न्यायालय की में लग गई। और लेखन मेरा, शायद मुझे याद है, मैं 9वीं क्लास में था तब मेरी पहली कहानी देवपुत्र, जो ग्वालियर से आज भी छपती है, उसमें प्रकाशित हुई थी। यहाँ मैं रोकूँ आपको? ज़्यादातर साहित्यकार रचनाकारों को मैं सुनती हूँ कि उनकी शुरुआत लिखती लेखन कविताओं से होती है, क्योंकि उस समय रूमानी ख्यालात होते हैं। आपकी कहानी से ही शुरू हुई या फिर कविताओं से ही शुरू हुई? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। मैंने पहली जो कविता लिखी थी वो रूमानी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय खुद बहुत छोटा था और शायद 7वीं 8वीं का विद्यार्थी था। कविताओं से शुरुआत हुई। हाँ, तो मैंने एक परिवार जो हम 7 भाई बहन हैं, तो उन सबको जोड़ते हुए मैंने एक कविता लिखी। और वो कविता बहुत ही शुरुआती कविता थी, पर उस कविता को मेरे पिताजी, जो खुद अच्छे साहित्यकार रहे हैं, तो उन्होंने क्या बड़ा नाम है उनका? मेरे पिताजी पंडित ब्रजमोहन अवस्थी, और वो अच्छे साहित्यकार थे। बुंदेलखंड के ऊपर उनका बहुत काम है, बुंदेलखंड के इतिहास और संस्कृति के ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा है। उन्होंने करीब 10-12 पुस्तकें लिखी हैं। और उनके स्मृति से मैं हर वर्ष एक कार्यक्रम भी रखता हूँ, पंडित ब्रजमोहन अवस्थी सुस्मृति संस्थान की ओर से। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। और पहली बार मैंने उस उम्र में महादेवी वर्मा, निराला जी, प्रसाद जी, इन सब का नाम भी सुना। फिर मेरा रुझान आया कि मैं कहानियाँ लिखूं। और मैं जब 8वीं क्लास में था तो मैंने और 9th क्लास में, उस समय मैंने ये कहानियाँ लिखना शुरू की, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल बना था। मेरे जो पितामह हैं वो भी बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ अमेरिका की सनशाइन पत्रिका, कल्याण कल्पतरु, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और बच्चों के लिए नंदन, चंपक, चंदा मामा ये सब आया करती थी। और पिताजी मेरे किसी लाइब्रेरी के सदस्य भी थे, तो 5 किताबें हर महीने आया करती थी अंग्रेजी में। तो जो विदेशी राइटर थे उनकी किताबें भी पढ़ने को मिलती थी, पर मेरी अंग्रेजी
उतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत में। तो मैं डिक्शनरी से वो शब्द ढूंढ ढूंढ के पढ़ा करता था। तो एक पढ़ने का चाव और जो लगन थी वो मुझे इस तरह से हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुशवाहा कांत का कोई उपन्यास नहीं छोड़ा है, गुलशन नंदा का कोई उपन्यास नहीं छोड़ा है, और उस उम्र में पढ़ा है जब ये प्रतिबंध थे। गुलशन नंदा। कहीं मैं आपको सुन रही थी किसी मंच पर, आप छद्म नाम से मनोहर कहानियाँ में कहानियाँ भेजा करते थे, इसके पीछे क्या वजह थी? हाँ, ये था कि जब मैं माननीय उच्च न्यायालय में आ गया तो हमारे यहाँ पे जो सिविल कोर्ट से मुकदमे हाई कोर्ट में आते हैं तो वो एक पेपर बुक सेक्शन है, वहाँ पर फिर से वो सारे मुकदमे टाइप होते थे। हिंदी उस समय टाइपिंग था, कंप्यूटर थी नहीं, तो वो जो टाइप होते थे तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए ले लेता था पेपर बुक। तो वो ज़्यादातर जो 302, 376 और ये सारी चीज़ें के मुकदमे होते थे, तो मैंने एक दो अपने नाम से भेजा मनोहर कहानियाँ में। तो शुरुआत में जब वो भेजे तो किसी ने मुझे कहा कि ये अपराध साहित्य है और इसमें मत कहानियाँ लिख के भेजा करो। पर मैं आपको बताऊं कि मेरी तनख्वाह उस समय 1600 रुपये थी और मनोहर कहानियाँ मुझे 1200 रुपये मनी ऑर्डर भेजता था। क्या बात है। तो एक तरफ तनख्वाह और जहाँ से 2 कहानियों के भी पैसे अगर एक महीने में आ गए तो वो तनख्वाह से ज़्यादा होते थे। तो मैं सोचता था कि ये तो बहुत इतना अच्छा पैसा मिल रहा है और क्यों ना लिखूं। तो मैंने फिर उसमें कुछ दूसरे नाम से मित्र किस हैं। नाम से लिखते थे? अब नाम ना पूछिए, वैसे 2-3 नाम थे। तो एक गोपाल नाम से भी लिखा है और हाँ, तो उस समय कहानियाँ भेजी तो पैसे आते थे मेरे, जो जिनका नाम था उनके नाम से कहानियाँ जाती थी, क्योंकि मनी ऑर्डर आएगा तो किसी के नाम से तो आएगा ही। तो उस नाम से आता था, पैसे वो मुझे दे देते थे। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और बाद में वो मोकामा के थे, पटना से, और मुझे महेंद्र भीष्म नाम भी उन्हीं ने दिया है बाद में। वो हमारे यहाँ सहायक अभियंता थे। तो भीष्म क्यों? तो मैं अभी मनोहर कहानियाँ पूरी कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हुआ क्या कि जब मैं ये मनोहर कहानियाँ में आने लगी तो उन्हीं ने मुझे राय दी कि इस तरह से जो तुम्हारा मूल लेखन है, क्योंकि मेरा 13 करवटे कहानी संग्रह आ गया था, उन्हीं के ही प्रोत्साहन से आ गया था। उसमें 13 कहानियाँ थीं और गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने ही वो कहानियाँ मेरी कहा कि भाई ये किताब आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सहयोग प्रकाशन था लखनऊ में, वहाँ से ये पहला संग्रह उन्हीं के कारण आया। बाद में भारत बुक डिपो से मेरे 2 किताबें और आईं उन्हीं के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम साहित्य से भटक जाओगे और अपराध लेखक बन जाओगे। तो मैंने वो लालच छोड़ा पैसे का और मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि मनोहर कहानियाँ जब आती थी छपके तो स्वाभाविक है कि एक प्रति लेखक को भी मिलती है, तो उनके पास आती थी, वो अपने घर में न रख के मुझे देते थे, मैं उसे छिपा के रख लेता था क्योंकि मेरी कहानी है उसमें। बाद में अभी कुछ मनोहर कहानियाँ आज भी रखी हैं मेरे पास। अच्छा, तो आपकी लिखी हुई कहानी? हाँ, लिखी हुई, बल्कि महेंद्र भीष्म के नाम से भी कुछ कहानियाँ हैं। अच्छा अच्छा। जो उसमें बाद में आई हैं। तो मेरा अभी नया कहानी संग्रह आया है, कोई नया नाम दो, अभी आया है आद्योग प्रकाशन से। तो ये कहानी मनोहर कहानियाँ में चिड़िया चुग गई खेत नाम से छप चुकी थी। मैं ये बता रहा हूँ, वो महेंद्र भीष्म का नाम ही था शायद, या महेंद्र अवस्थी नाम होगा जो मेरा उस समय अगर नहीं आया होगा नाम, क्योंकि महेंद्र भीष्म नाम मैंने 95 या 94 में मुझे मिला है। और भीष्म मेरी जन्म राशि का नाम है, मैं धनु राशि है, तो भीष्म वहाँ से लिया और महेंद्र इस तरह से। इसकी भी एक कहानी ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरा जो पहला संग्रह था उसमें एक कहानी थी गवाही, तो वो नकल की प्रतियाँ फाड़ती है जब उसको न्याय नहीं मिलता उसके अनुसार। तो वो कहानी के लिए आया कि या तो इस कहानी को हटा दो और या फिर चेंज करो कुछ तो हम इसको परमिशन देंगे। तो मैंने वो तब आया कि चलिए, गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि किसी और नाम से अपनी किताब छपवाओ अगर परमिशन नहीं मिल रही है। तो बाद में महेंद्र भीष्म, उन्होंने पूछा राशि का नाम क्या है, मैंने कहा धनु। कह रहे नहीं, राशि में एक नाम मिलता है। मैंने कहा भीष्म नाम है मेरा। कह इतना अच्छा नाम है, महेंद्र और भीष्म जोड़ के और चलने दो। तो 13 करवटे महेंद्र भीष्म के नाम से छपा। जब छप गया तो वहाँ से मुझे बिना कटौती के वो परमिशन भी आ गई संयोग से। पर चूँकि अब महेंद्र भीष्म के नाम से पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा, किताब भी आ गई, तो अब यही नाम मेरा इस समय चल रहा है। आपकी
जैसे मैं पढ़ रही थी आपकी ये किताब, उसमें भूमिका है जिसमें आप लिखे हैं कि बड़े साहब में संग्रहित 11 कहानियों की अधिकांश कहानियाँ मेरे स्वयं के जीवन अनुभवों पर आधारित है। ऐसा है कि कोई भी लेखक कोई भी रचना जब रचता है और वो पाठकों को बहुत पसंद आ जाती है, तो वास्तव में वो तभी उनको पसंद आती है कि कहानी में संवेदना हो, यथार्थ हो और वो कपोल कल्पित ना हो। तो प्रत्येक लेखक के साथ या प्रत्येक सभी के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, तो कुछ लेखक के साथ भी घट सकती है या किसी और के साथ घटी, तो वो परकाया प्रवेश करता है उन पात्रों के साथ। तो मुझे मेरी कहानी किसी ने सुनाई, कुछ कहानियाँ नई शैली में है। हाँ, तो जैसे मैं वो तो बन क्या गया, मैं वो बन गया। अच्छा, लेखक महेंद्र भी इसमें वो उस कहानी का पात्र बन गया और वो फिर मैं शैली से उसने लिखा। तो वो जरूरी नहीं है कि लेखक के साथ ही वो घटना घटी। मेरी एक कहानी छपी थी मुक्ता या किसी पत्रिका में मेरी एक कहानी छपी। हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, और जिन्होंने जय हिंद की सेना जो मेरा 71 का उपन्यास है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसमें अनुमति दी। वो भी बिहार के थे। अच्छा। आदरणीय CK प्रसाद साहब, उन्होंने मुझे जय हिंद की सेना जो डेक्लाइन कर दिया गया था, और ये था कि तोता मैना की कहानियाँ लिखो, प्रेम कहानियाँ लिखो, ये क्या युद्ध की बातें लिखते हो, भारत पाकिस्तान की बात करते हो। तो मुझे बड़ी डांट पड़ी मेरे जो भी उस समय थे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो जब हमारे ये न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनकर आए आदरणीय CK प्रसाद साहब, तो इन्होंने उसको अलाउ कर दिया मुझे किताब छापने के लिए। तो वो ज्यों का त्यों छप के आई वो किताब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने एक कहानी मेरी पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा वो कहानी कौन सी थी, पर वो किसी पत्रिका में पढ़ी, मैंने उनको कहानी दी भी पढ़ने के लिए। तो मुझसे बहुत पूछते रहे ये घटना तुम्हारे साथ घटी है, और मैंने उनको बहुत आश्वस्त किया कि माय लॉर्ड ये मेरे साथ नहीं घटी है। हाँ, मेरे एक मित्र के साथ घटी थी, उसके साथ ऐसा हुआ और बाद में उसने सुसाइड कर लिया उसी के कारण। तो वो कहानी बहुत अंदर तक उनको छू गई थी, तो वो सोच रहे थे शायद वो मेरे ऊपर ही है वो कहानी। तो उनको तो ऐसा नहीं है कि लेखक के साथ वो घटना घटी हो। तो इसमें जो 11 कहानियाँ हैं बड़े साहब कहानी संग्रह में, वास्तव में ये कहानी किसी न किसी के साथ घटी है। उन्होंने जब अपनी बात मुझे बताई तो मैंने बड़े साहब जो कहानी है उसमें एक अधिकारी की बात है। वो भी मेरे फादर इन लॉ माइनर एजुकेशन में थे, तो उनके एक मित्र थे जूनियर इंजीनियर, उन्होंने ललितपुर में ज्वाइन किया, उस समय ओवरसीयर का पद होता था। उनके साथ ये घटना घटी थी और उनका मुकदमा हाई कोर्ट में कोई प्रमोशन का चल रहा था, हमारे यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में। तो वो आया करते थे अपनी तारीख पे, तो उन्होंने कहा मैं अब उनका चूँकि मित्र का दामाद था तो वो मुझे दामाद की तरह मानते थे, और कभी रुकना हुआ तो वो घर में रुकते भी थे। तो उन्होंने फिर कहा कि एक मैं अपनी घटना सुनाता हूँ, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था मैंने ओवरसीयर के पद पे ललितपुर में ज्वाइन किया था, तो वो घटना हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने मुझे जो घटना बताई तो वो मैंने कहानी लिख गई मुझसे, और वो कहानी 2004 या 5 में दैनिक जागरण या किसी उसमें छपी भी पहली बार पत्र अखबार में। और वो कहानी मैंने छापने नहीं दी क्योंकि मुझे वो लग रहा था कि वो कहानी अश्लील है। हमारे गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने जब वो कहानी मैंने डरते डरते उनको दी कि इसको पढ़िएगा, क्या ये छपने भेजूँ, कहती है कहीं से भी अश्लील नहीं है, नहीं अश्लील, ये तो यथार्थ है और आप इसको छपवाइए। तो कहानी जब वो छपी तो उसके बड़े उनको भी पता चला। तो वो कहानी थोड़ा सा मैंने अंत में, क्योंकि एक आदर्श की स्थापना भी करना है, लेखक का एक कर्तव्य कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, इतना यथार्थ मत दीजिए कि गलत संदेश जाए। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने उसको किया और वो कहानी लोगों को पसंद आई, उस संग्रह की शीर्षक कहानी बनी। बाद में वो अभी निकट जो कृष्ण बिहारी जी कानपुर से निकालते हैं, निकट में भी छपी, और इस पर अनुपम बिसारिया जी ने बहुत अच्छा नाटक तैयार किया इसी कहानी पर, जिसका वो 2 बार लखनऊ में मंचन भी कर चुके हैं बड़े साहब के नाम से ही। और इसमें एक वेब सीरीज़ का भी मुझे ऑफ़र आया है कि इसमें हम वेब सीरीज़ में आपकी कहानियाँ देंगे, तो उसमें कहानियाँ आपकी तो कुछ कहानियों पर लघु फिल्म भी बनी है ना? हाँ, मेरी कुछ, तो हाँ, मुझे बम्बई से और लखनऊ से कुछ लोगों ने एक तो 40 मिनट की बनी है लघु फिल्म, क्या वो तीसरा कंबल,
यूट्यूब में है। और पहले क्या था, लालच में कंबल, तीसरा कंबल में भी हाँ बनी है। और एक पहला जो जब टेलीफिल्म का ज़माना था 98-99 में, तो आयुष कुमार जो फिल्म स्टार हैं इसमें मुंबई में, और उन्होंने अच्छी फिल्में की हैं, सीरियल भी किया है। तो BR चोपड़ा वाले रामायण में वो बने हैं, भरत भी बने हैं वो। क्या बात है। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था और वो एक्टिंग भी की थी। तो वो लालच कहानी पे पहली टेलीफिल्म बनी थी 98 में। और इसके बाद फिर ये एक्चुअली लेखक क्या है, उसके अंदर मेरे अंदर ये इच्छा नहीं रहती कि इसमें कोई नाटक हो या फिल्म बने। मैं लिख रहा हूँ कहानियाँ, और लिखने के बाद, किताब आने के बाद, कहानी छपने के बाद वो फिर समाज की चीज़ है। अब समाज चाहे तो फिल्म बनाए, चाहे तो नाटक बनाए। पर मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी जब मैं लिख रहा था कि कभी मेरी कहानी पे कोई नाटक मंचित होगा, या मेरे जैसे जय हिंद की सेना में हुआ है, किन्नर कथा, मैं पायल, इन उपन्यासों में भी इसका नाट्य मंचन हुआ है। तो मुझे कभी, पर अब जब मैं देखता हूँ कि मेरे लिखे पात्र मंच पे अपना अभिनय कर रहे हैं, या लघु फिल्म बन रही है, या फिल्म बन रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उस समय खुशी होती है कि हाँ ये तो अच्छी बात है। बस ऐसी फील होता है जैसे कि बच्चे कोई अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो खुशी होती है। तो वही खुशी होती है कि अरे इसको तो मैंने ऐसे सोचा था, वो सामने इस रूप में दिख रहा है। मेरा एक उपन्यास आएगा अभी, ध्रुव स्वामिनी के ऊपर है। तो ध्रुव स्वामिनी जब मैंने भाई जो हाँ ध्रुव स्वामिनी नहीं अच्छा। वो अलग उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी एक हुई हैं रामगुप्त की पत्नी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का नाटक भी है। और ये मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने इसमें ब्रीफ लिखा था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं इतिहास का बहुत पढ़ने में मुझे रुचि है। तो ध्रुव स्वामिनी जब मैं लिख रहा था, तो मुझे उस समय जब जयप्रदा को कोई नहीं जानता था, आज भी मेरी पांडुलिपि में जयप्रदा की कटिंग की हुई फोटो लगी हुई ध्रुव स्वामिनी के रूप में। वो बहुत छोटी है, उसमें 18-19 साल की उम्र की उनकी फ़ोटो होगी। उनको कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, पर किसी पत्रिका में वो छपी थी, तो उसकी कटिंग मैंने वहाँ लगा रखी है। जय हिंद की सेना में मैंने जब उपन्यास लिखा, तो मेरी जो पात्रा है मोना, उसका भी फ़ोटो मैंने जागरण जो हिंदुस्तान या वो आते थे मेरे हमारे यहाँ धर्मयुग वगैरह, तो कहीं से वो साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्म, तो उसमें कटिंग निकाल के वो फ़ोटो मैंने चिपकाई। वो आज भी मेरी पांडुलिपि में मोना बनर्जी जो कि कोई लड़की है, उसकी फ़ोटो लगी है। तो लेखक बहुत छोटे से, बहुत समय से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब मेरे 5 उपन्यास आ चुके हैं, 7 कहानी संग्रह आ चुके हैं, एक नाट्य संग्रह है, और नाटक कम से कम मेरे 25-26 नाटक हैं। उनमें मुझे प्रकाशक कहते हैं कि इनको आप भेजिए छापने के लिए। अभी मेरा एक नाटक मंचित हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। चूँकि आप बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंड की संस्कृति और समस्याओं आपकी कहानी पर कितना प्रभाव है उसका? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अभी मेरा एक कोरोना काल का उपन्यास है बैरी, जो मैं लाया भी हूँ यहाँ पे, ये प्रलेख प्रकाशन ने छापा है। तो इसमें और किन्नर कथा में भी पूरी पृष्ठभूमि बुंदेलखंड की है, आंचलिकता है उसमें, वहाँ की बोली है और वहाँ की जो आप उसमें बोली डालते हैं, तो पाठक कहाँ से उसको समझ पाते होंगे? जैसे अगर अलग-अलग क्षेत्र के पाठक आप हाँ, जो जब हम कोई पृष्ठभूमि उठाते हैं, अगर हम अवधि में लिख रहे हैं, जैसे तीसरा कंबल मेरा अवधि के संवाद है उसमें, तो जब हम लखनऊ के आसपास की बातें लिख रहे हैं, अवध क्षेत्र की, तो वो जो हमने बोली डाली है उसमें, या बुंदेलखंड का कोई बात रखी है, या ब्रज की कोई बात है, तो वहाँ का जब पढ़ेगा पाठक, तो वो तो पूरी तरह से समझ जाएगा। पर जो बाहर का है तो वो कोशिश करेगा ना। तो इस तरह से बुंदेली भाषा, अवधी भाषा का भी तो प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वो कहीं कहीं, जैसे हमारे बुंदेली में एक शब्द है हिड़ना, जो ऋग्वेद में भी श्लोक है उसका, हिड़ना यानी माँ अपने बेटे के लिए हिड़ती है, याद करती। वो हिड़ना शब्द बुंदेली से। वो मैंने, एक है ततोस कहानी मेरी। अब ततोस, लोगों ने पूछा ये ततोस क्या होता है? ततोस यानी कि मन कहीं पे एकदम से क्षुब्ध हो जाना, किसी चीज़ को देख के कि काश ये जो दूध हम बेच रहे हैं और वो उनका लड़का पी नहीं रहा है बल्कि गिलास को लुढ़काए दे रहा है, तो जो ग्वालिन बेचने गई है वो देख रही कि जिस दूध को मैंने अपने बच्चे को ना पिला के पैसे के लिए इनको दिया है, और उनके बड़े घर का लड़का बच्चा वो दूध को पूरा का पूरा गिराए दे रहा है, तो उसका जीत ततोस से भर रहा है। तो ऐसे शब्द कई क्षेत्रीय भाषाओं में है, वो शब्द भी आने चाहिए, और वो हमारी हिंदी को समृद्ध ही करते हैं।
अच्छा, आपके माता पिता का तो जिक्र आ गया, आप अपनी माँ के बारे में बताइए, उनसे आप क्या सीखे? हमारी माँ बहुत ही अपनी सास ससुर की दुलारी रही हैं और पिताजी बहुत प्रेम करते थे उनसे। अच्छा। और वो बहुत सुंदर भी थी और 5 फुट 7 इंच हाइट थी उनकी, गोरी थी। और हम 7 भाई बहन हैं, उसमें से हमारी एक बहन हल्की सी सांवली है, बाकी सब अपनी माँ पे गए हैं। पिताजी हमारे सांवले थे, तो हम लोगों को जो थोड़ा सा रूप रंग ठीक ठाक मिला है वो अपनी माँ से मिला है। और पिताजी भी बहुत अच्छे सुदर्शन थे, उनकी भी हाइट अच्छी थी और अपने समय की आप भी सुदर्शन है। हाँ धन्यवाद। तो माँ बहुत अच्छी थी, धर्मपरायण थी और वो जो पूजा पाठ करती थी, जो उनका एक आध्यात्म की तरफ रुझान था, तो उसी की बदौलत है कि उनके जो आध्यात्म शक्ति थी कि हम उनके सारे बच्चे, सारी लड़कियां अच्छे घरों में गईं और जो उनके 3 बेटे हैं हम लोग, तो वो सब बहुत अच्छी अपनी स्थिति में हैं। और जो उनके भी, मेरे पिताजी भी 5 भाई और 2 बहनें थे, तो वो सारा बहुत बड़ा परिवार है हम लोगों का। तो आज भी मेरे जो बुआ जी के बेटे हैं, बच्चे हैं, तो वो उनको अपनी माई के रूप में, मेरे जो मित्र हैं जो उनको जानते रहे हैं, तो वो बहुत स्नेह करती थी। आपके ऊपर आपकी अपनी माता जी का कितना प्रभाव पड़ा, मेरा क्वेश्चन ये है। मेरी माता जी एक बहुत अच्छे परिवार से आई थी ब्याह कर। पिताजी बताया करते थे कि वो 16 वर्ष की थी। अच्छा। और बहुत सुंदर रही हैं वो। और बाल विवाह? हाँ, पर उस समय 16 वर्ष में शादी हुई थी उनकी। और हम लोग जब पैदा हो गए तो वो शायद 20-22 साल की रही होंगी। हम 2-3 बच्चे हो चुके थे उनके। तो उनको मैंने देखा है और जो उनकी फ़ोटो देखी है बचपन की, उस समय की, तो बहुत अच्छी थी। और शादी के बाद तो फिर हम लोग, उनकी बहुत सारी यादें हैं। तो उनका बड़ा स्नेह रहता था, आध्यात्म परक थी वो। और बहुत बड़ा परिवार था हमारे ग्रैंडफादर पंडित महेश प्रसाद अवस्थी जी, जो मेरे पितामह हैं, तो उनके भी 5 बेटे 2 बेटियां थीं। पिताजी, हम लोग भी 7 भाई बहन हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार है। तो उनको मेरे मतलब माता जी के सास ससुर और उनके जो भतीजे भांजे थे या मायके पक्ष के थे, तो वो सबका उनको बहुत सम्मान देते थे। हमारे यहाँ जो काम करते थे वो भी उनको अम्मा बोलते थे, हम लोग भी अम्मा जी बोलते थे। तो कहने का मतलब कि उनका जो एक आध्यात्म का जो आशीर्वाद था, उसी की वजह से हम 7 भाई बहन अच्छी जगह पे हैं। और सभी उनकी बेटियां अच्छे घरों में ब्याहीं। हम 3 भाई भी बहुत प्रेम से हैं सब लोग। तो पिताजी की वो बड़ी प्रिय रही हैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे पिताजी भी लखनऊ में जब वो और थे, अंतिम समय पे मेरे पास रहे और उन्होंने मेरे पास ही दोनों ने अपनी देह त्यागी। अच्छा, माता जी भी नहीं है? वो भी 2017 में हमारे पास ही थी। और होता क्या था कि जब वो अस्वस्थ होते थे तो फिर लखनऊ आते थे इलाज के लिए, तो उसी समय वो अंतिम स्थिति उनकी वहाँ रही। और बहुत आशीर्वाद है, उसी की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी लगभग सभी कहानियाँ जो उनके समय तक मैंने लिखी और उपन्यास, पांडुलिपियाँ उन्होंने पढ़ी और पढ़ के, हाँ पढ़ी और बाकायदा सुझाव भी दिए और कहीं कहीं पे सुधार भी किया। और मैं जो एक उनकी बहुत बड़ी सीख है कि मैं जो मेरे अंदर जो नारी के प्रति सम्मान है, वो शायद उन्हीं की वजह से, कि उनका कहना था कि हमेशा सम्मान करो, कोई आपकी जितनी भी हैं सब आपकी बहनें हैं, जो बड़ी हैं वो माता रूप में हैं, जो बराबर हैं बहन के रूप में। तो उसी तरह हम लोगों के संस्कार मिले, तो आज भी वो। आप इतने सुदर्शन हैं, हम सब देख रहे हैं, आप भी खुद को आईने में देखते होंगे, लगता होगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई खास आपके पीछे पड़ा हो? ये तो जीवन है, कई लोग हाँ पीछे भी पड़े हैं, सही कह रही हैं आप, है ना। यहाँ तक कि मेरा एक उपन्यास आ रहा है समलैंगिकता के ऊपर, ये आद्विक प्रकाशन से शायद विश्व पुस्तक मेले में आ जाएगा। और 2012 से मैं इसको लिख रहा हूँ। और 2018 में जब 377 कुछ शर्तों के साथ ख़त्म हो गया,
तब पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई और मैंने 18 से इसको विधिवत लिखना शुरू किया और ये करीब 30 अध्यायों में पूरा हो चुका है। अब उसका जो फाइनल टच है वो मैं दे रहा हूँ। तो कई समलैंगिक भी मुझे मैसेज में भेजे, मैं उनको अपने शोध के लिए बात कर रहा हूँ, वो कुछ और चाह रहे हैं। तो वो होता है आप, पर ये आपके संस्कार हैं कि आप कैसे किससे। आप किसी के पीछे? मेरी जो धर्म पत्नी है मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ और उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भी मेरी माता जी की तरह बड़ी आध्यात्म में परख हैं और बहुत सुंदर हैं और बहुत समझदार हैं। उन्होंने एमए सोशियोलॉजी से किया हुआ है और फ्रंट में नहीं आती हैं, जैसे फेसबुक वगैरह ये सब बच्चों ने उनका बना रखा है, पर वो कहती हैं कि मेरी फ़ोटो मत डालना। पर अभी आपको याद होगा कि जो उसमें आई थी तो वो फ़ोटो डाली गई, तो बड़ी नाराज़ हुई बच्चों के ऊपर कि मेरी फ़ोटो क्यों डाली। तो खैर वो आध्यात्म परख है नियमित। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसी ठंड में वो सुबह भी पूजा करती हैं नहा के और शाम को भी नहाने के बाद पूजा करती हैं। क्या बात तो है। संध्या पूजा उनकी होती है और जब बहुत विशेष परिस्थिति होती है तो शाम की पूजा नहीं हो पाती है, अन्यथा सुबह की पूजा वो हर हालत में करती हैं। और जितने व्रत त्यौहार हैं वो सारे मनाती हैं। करते हैं सोमवार का व्रत, हाँ मैं मन से ज़्यादा पूजा करता हूँ क्योंकि मेरे कोटे का भी वो कर लेती हैं। मैं पूजा में थोड़ा सा, मैं ईश्वर भक्त हूँ, ईश्वर परायण हूँ और ईश्वर की शक्ति पे मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं मंदिर भी जाता हूँ। हाँ, तो वो मेरी पूजा बहुत, मेरे कुछ अपने मंत्र हैं खुद के बनाए हुए, कुछ मैंने लिए हैं। हाँ, कुछ मैंने सुनाइए का। वो मैं आज तक किसी को सुना नहीं रहा हूँ और ये बड़ी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। कुछ मंत्र मैंने जैसे लिए हैं, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो ये रामचरितमानस है। मोर सुधारी सुसभ भाती, जासु कृपानी कृपा घाती, सुनसी सत्य शीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवो सु दशरथ अजर बिहारी। ये ऐसे करके मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, है ना। महामृत्युंजय जाप भी है, फिर कुछ मेरा खुद का है। ऐसे करके वो एक मुश्किल से 3 या 3.5 मिनट में पूरे हो जाते हैं। अच्छा। तो ये मैं करके और हाथ जोड़ के फिर निकलता हूँ घर से। और जब मैं अपने चैम्बर में पहुँचता हूँ हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी मेरी सरस्वती जी विराजमान है। मैं वहाँ भी अपना अगरबत्ती जला के और वहाँ भी पूजा थोड़ी सी करता हूँ मन लगा के, कि एक मुश्किल से 2 मिनट का, बस यही है। बाकी मेरी पूजा ये है कि आप किसी को पीड़ा मत दीजिए और किसी की पीड़ा को हर लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। इसी में पाप और पुण्य निर्धारित है। बिल्कुल। तो वो पूजा है। आध्यात्म परक सभी को होना चाहिए और जब आप आध्यात्म परक होंगे तो आपसे कोई पाप, कोई गलत कार्य भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ा संबल होता है। इतना अलग अलग तरह का काम है आपका, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक। आप थीम का चुनाव कैसे करते हैं? जैसे कैसे सोचते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ ये कहानी, या मैं जो लिख रहा हूँ ये उपन्यास है, या मैं जो लिख रहा हूँ वो नाटक है, या पहले से सोच कर रखे रहते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि जब मैं कहानियाँ लिख रहा होता हूँ तो वो कहानी या तो एक बैठक में लिख जाती है या फिर वो कहो 20 साल बाद पूरी हो। अभी मेरा जो ये जो बड़े साहब कहानी संग्रह जिसका आप जिक्र कर रही थी, इसमें कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने बहुत अंतराल के बाद पूरी की। तो कहानी पकती रहती है। एक कहानी है जिसमें एक पिता, वो भी हमारे सच्ची घटना है और बड़े साहब में है। इस कहानी में क्या है कि एक बेटा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर देता है। तो इकलौता बेटा इस अपराध में आ गया है, तो उसे कैसे बचाए एक पिता। तो वो पिता उस अपराध को अपने ऊपर ले लेता है और चूँकि वो सच्ची घटना है, वो बालिका ख़त्म भी हो जाती है, मर जाती है। तो वो बता नहीं सकती, जो मरा हुआ बताएगा नहीं किसने क्या किया। तो वो सारी बातें खुद स्वीकार कर लेता है कि नहीं ये मैंने किया है, बेटे को बचा लेता है। और वो स्वाभाविक है कि उसको जेल हो जाती है। जब जेल हो जाती है, आजन्म कारावास भी मिला हुआ है, पर चूँकि वो बहुत चाल चलन में अच्छा था और वो छोड़ दिया जाता है। तो वो कोर्ट आता है पुलिस के साथ
कभी अपनी अटेंडेंस के लिए कभी आते हैं मुकदमों में। तो मैंने उसे देखा तो मैंने कहा कि ये जब उसकी फ़ाइल मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे लगा कि इसने ये अपराध नहीं कर सकता कि किसी नाबालिग के साथ, इतना देखने में गऊ आदमी। तो जो हेड कॉन्स्टेबल थे और रिटायर होने के करीब थे, बूढ़े से थे, तो मैंने उनको बुला के पूछा कि ये बताओ कि ये क्या लगता है कि ऐसा किया होगा, कब से हैं आप इनके उसमें? तो उसने बताया कि हमें बहुत समय हो गया और साहब मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी 35 साल की नौकरी हो गई है पुलिस विभाग में, मेरा अनुभव है कि ये निर्दोष हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, पर जो सबूत और कागज़ हैं वो आप जाने। तो खैर मैंने जब उससे पूछा तो उसने यही कहा कि नहीं मैंने किया। बाद में क्या हुआ कि वो घटना एक लखनऊ में वृद्धाश्रम है, तो मैं अपनी पत्नी के साथ अक्सर वृद्धाश्रम में जाना होता रहता है, जिसको मेजर वी.के. खरे साहब चलाते हैं, लखनऊ में है, आदिल नगर में। तो हम लोग गए किसी कार्यक्रम में, तो वो उनको सजा हो गई? वो बाद में सजा हुई, हाँ हुई, पूरी सजा हुई, वो छूट भी गया। बाद में वो जो राज्यपाल की वजह से वो जो अच्छे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जब 15 साल या 20 साल 18 साल जैसा भी हो जाता है, तो वो वहाँ पे मिल जाते हैं भोजन परोसते हुए। तो मैं पहचान जाता हूँ। वो फिर अपनी बात कि भाई यहाँ कैसे छूट गए, अब यहाँ कैसे आ गए ये, क्योंकि उनको सज़ा तो मिल गई थी, सज़ा छूट गया। तो वो फिर बताते हैं कि बेटे वो फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। बेटे की गलती नहीं, वो गलती भी नहीं बताता है। अच्छा, वो इस तरह से बताता है कि वो फिर अपनी कहानी सुनाता है कि जब मैं छूट के घर गया तो मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, बेटे की शादी हो गई थी और मेरी बेटे की 2 ट्विंस थी, 2 जुड़वा बच्चियां थीं 10-10 साल की, 8-10 साल की। तो एक बार वो मेरे साथ खेल रही थी, एक गोद में थी, एक कंधे में चढ़ी हुई थी। तो मेरी बहू आई कि बुढ़ापे में अभी भी आदत आपकी सही नहीं हुई और अब बेटी अपनी जो पोतियां हैं उन पे आप गलत निगाह सोच रहे हैं, तो हटो, और ले आई बच्चियों को, तो काटो तो खून नहीं उसके साथ। और उसने जैसे पति आया उसका यानी बेटा, तो उनसे शिकायत की कि ये तुम्हारे पिताजी ऐसी नीयत रखते हैं। तो बेटे ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने पिता को एक झापड़ मारा। ओहो। वो झापड़ मारा तो वो बेचारे वृद्ध थे, वो गिर पड़े। जब गिर पड़े तो उठे और वो इस बीच में वो बहू अंदर चली गई अपनी बच्चियों को लेके। तो वो बेटा अपने पिता को खड़ा करता है, वो पैरों पे गिर पड़ता है, रोने लगता है कि बाबूजी अगर मैं आपको ये नहीं करता तो वो असलियत जानता था कि उसके बाबूजी ने तो उसका पाप ढोया है। तो पिता कहते हैं बेटा ऐसा है, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे कहीं वृद्धाश्रम में भेज दो। तो इस तरह से वो वृद्धाश्रम आ जाता है। तो ये समाज की यथार्थ की सच्ची घटना है जो आपको कहानी लिखते समय रुला देती। तो ये कहानी मेरे दिमाग में 2-3 साल चलती रही, लिखें ना लिखें क्या संदेश जाएगा ये, पर एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो कहानी लिख जाती है। और जब लिख जाती है, आंखों में आंसू आते हाँ, तो वो इसी तरह कई कहानियाँ हैं जो बड़ी संवेदना देती हैं। और जब मैं एक कहानी में लिख रहा था तो उसमें क्या कहें कहानी है, जो कस्तूरी बिन्नू मेरा उपन्यास अभी आया नहीं है, उसका एक शॉर्ट रूप है, क्या कहें कहानी संग्रह में है वो। तो उसमें 8 साल का बच्चा है, उसकी माँ विधवा हो जाती है, बहुत सुंदर है। तो जो भाई है मामा, वो आके उसको मायके में ले जाता है और मामा शराबी जुआरी सब है। और यहाँ जो छोटा देवर है जो अपनी भाभी को माँ की तरह मानता है, जब वो नहीं भेजते कि नहीं भाभी यहीं रहेंगी, भैया पढ़ रहा है, आप क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहन ने बता दिया था कि हमें बेच देगा, ये कर देगा। तो वो कहता है कि तुम्हारी नीयत ख़राब है हमारी बहन को लेकर। तो वो जब ब्रह्मास्त्र चला देता तो वो छोड़ देता है उसको कि ठीक है ले जाओ। तो जब वो ले जाते हैं तो वो किसी को जो उनसे उम्र में बहुत बड़ा था ब्याह देता है पैसे लेके, और वहाँ उसकी बड़ी दुर्गति होती है। और वहाँ जब उसको पता चलता है कि इसकी तो शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है, और ये चीज़ उन्होंने छिपाई थी, तो वो फिर उसको परेशान करता है, मारता पीटता है। अंततः वो
नहीं रहती है, पर वो अपने बच्चे से एक बार मिलना चाहती है। तो वो जो दृश्य है मेले में कैसे मिलाते हैं उसके देवर उसको, तो वो बड़ा करुणामय सी दृश्य है। तो उसमें हम कई बार रोए भी हैं उस कहानी के लिए। पढ़िएगा आप, क्या कहें। इसी तरह एक हमारी एक रिलेशन में एक हमारी बहन है, तो वो कहीं पढ़ने गई थी, अपने किसी परिवार के जो उच्च में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनसे काम लेते थे। पढ़ाई के लिए ले गए थे कि पढ़ाएंगे, पर उससे बहुत काम लेते थे, कपड़े धुलवाना, आटा गूँथना। और वो 12-14 साल की थी। तो जब कभी वो मिलती थी हमें, तो वो कहती थी कि महेंद्र, हमें वहाँ नहीं जाना है। और जबकि उसके जाने का टाइम आता था, तो जब तक नहीं जाती थी तब तक खूब मुस्कुराती थी, खेलती कूदती थी। और जब उसके जाने का टाइम होता था तो वो बड़ी उदास हो जाती थी। बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर वो बताती है कि हम इसलिए नहीं जाया करते थे कि वहाँ पे वो हमसे बहुत काम लेती थी, जो भी थी मतलब उनकी चाची। तो वो एक अप्रेषित पत्र, तो वो अपने पिता को पत्र लिखती है। तो उस कहानी को पढ़ के मुझे लगा कि कभी भी अपने बच्चों को, चाहे कितने भी सगे क्यों ना, उनके यहाँ पढ़ने नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल। अपने पास रूखी सूखी खा लेंगे। तो इसी तरह एक कहानी है मेरी, सो जा बारे वीर, जो बुंदेली कहावत है, जो बच्चे को माँ सुलाती है, लोरी। तो उसमें भी इसी तरह की कहानी है। तो उसमें एक हमारे राजेंद्र पांडे एडवोकेट थे, वो अब स्वर्गीय हैं, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें अंत में उस बालक को जिंदा रखो। वो दूसरों की जगह जाता है पढ़ने, ठंड से ख़त्म हो जाता है। तो कहानी छप गई राष्ट्रबोध में। जो रविंद्र जी हैं हमारे, रविंद्र शुक्ला जी, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे झांसी से, उनकी राष्ट्रबोध अखबार है झांसी से। तो उसमें वो कहानी छप गई। पर उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, बच्चे को जिंदा रखो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता भाई, ये तो हो गया। पर देखिए, एक रचनाकार, एक ब्रह्मा की तरह है कि वो, मैंने जब किताब छप के आई, सो जा बारे वीर कहानी उसमें है, किसी संग्रह में है, वो बहुत 2 खंडों में छपी थी, लंबी कहानी है। तो उस बच्चे को मैं जिंदा कर देता हूँ। बाद में वो अपनी माँ को मिल के, निमोनिया हो गया था उसको, बड़ी दिक्कत थी। तो वो लगता है कि हाँ, वो जिंदा रहना चाहिए। और वास्तव में रियल ये था कि वो जिंदा नहीं रहता था। तो कई बार अंतिम वो चीज़ें बदल देना पड़ती हैं कि, तो यही है। उपन्यासों में भी ऐसी चलता है, जो कोई उपन्यास है चल रहा है, तो वो चूँकि व्यापक फलक होता है उपन्यास का। तो आप हमेशा थीम रियल स्टोरी से ही उठाते हैं, उसमें कल्पनाशीलता का भी कुछ रहता है? नहीं, फिर कल्पना तो रहती ही है, और कहानी को पाठक में पठनीयता और वो चीज़ें बने। तो मैं ये देखता हूँ कि जब आप कोई कहानी का चयन करते हैं, कुछ कथा का चयन करते हैं कि ये इस थीम पे हमें लिखना है या हम लिख रहे हैं, तो वो पहले से कुछ नहीं चलता। वो पहले से केवल ये चलता है कि कोई घटना घटी, वो आपके दिमाग में पकते पकते यह है कि नहीं, सो आराम से। अच्छा, आप जैसे फिर सुबह उठे तो लगा नहीं यार लिखो। तो जो महेंद्र भीष्म है और जो महेंद्र अवस्थी है, तो एक कहता है सो आराम से, सुबह कोर्ट जाना है, थके हैं। कभी कभी धर्मपत्नी भी कहती है कि कितना जगेंगे, सोइए, आराम करिए, पर वो मन नहीं मानता है। अब वो लिख लिया, जब लिख लिया तो वो फिर बड़ा सुकून मिल जाता है। क्योंकि कई चीज़ें हैं, जो स्टेशन में एक गाड़ी खड़ी है, एक आउटर में पहुंच गई हैं, आउटर से आ रही कि यार ये आगे जाए तो फिर उसको लिखें। तो कभी कभी क्या है कि वो जल्दी से ठेला कि भाई निकलो, तो कहानी पूरी हो गई। जब एक पूरी हो गई, बड़े आराम से हो गया, तब तक पता चला दूसरी दस्तक दे रही है कि नहीं, मुझे भी लिखो। अच्छा, एक कहानी लिखते हैं तो फिर आप दोबारा पढ़ते हैं कि बस वैसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, कहानी पूरी हो गई। कहानी तो देखिए दोबारा पढ़ना ही चाहिए, और दोबारा मैं पढ़ता हूँ। कहीं मैं सुन रही थी कि कहानी लिखने के बाद उसको कहीं रख दीजिए, फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पढ़िए, हाँ, तो उसमें कुछ नया जोड़ने को हो जाता है। हाँ। अब जो मोबाइल क्रांति आई है, तो इससे बड़ी सहायता मिल गई है। पहले क्या था कि हम लोग कागज़ में ही कटिंग करते रहते थे, वो सीन हटा दिया, ये संवाद हटा दिया, जोड़ दिया। अब इसमें बड़ी सुविधा हो गई है। हाँ। और एक बार पढ़ लेना चाहिए दोबारा, मेरा ऐसा मानना है। जैसे धीरेन्द्र अस्थाना जी बहुत अच्छे कहानीकार हुए हैं, तो उनका ये था कि हमने एक बार लिख लिया तो लिख लिया। ऐसे कई लोग हैं जो लिख लिया तो लिख लिया। तो
पर शिवमूर्ति जी हैं, वो कभी उन्होंने अपनी पांडुलिपि कहीं दिखाई भी है सोशल मीडिया में, तो वो कटिंग लगता है कि नहीं वो दोबारा देखते हैं, तो एक बार देख लेना चाहिए। आप न्यायपालिका में इतने ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, न्यायिक सेवा और साहित्यिक दोनों में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं और इतनी व्यस्त लाइफ में लिखने के लिए समय कैसे निकालते हैं? आप भी कहानीकार हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हम लोगों की एक रुचि होती है, हॉबी, बैडमिंटन खेलने की या शतरंज खेलने की, किसी की जिसकी भी जो भी हॉबी हो, और बिना रुचि के जीवन नीरस है। तो मेरी हॉबी है लिखना, और हॉबी के साथ ही मेरी एक प्रतिबद्धता भी है कि मुझे लिखना है। तो जिस तरह हम खाने के लिए, भोजन के लिए और अपने निजी कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं, तो वैसे ही हम अपनी रुचि के लिए निकाल लेते हैं। मैंने ज़्यादातर लिखा है, मैं खूब अच्छी नींद सो लेता हूँ, सुबह उठता हूँ, भले वो 2 बजे हो 3 बजे हो, मैं उठता हूँ तो मैं सबसे पहले फ्रेश होके और अपना जो सुबह का कार्यक्रम है, मतलब मंजन ब्रुश करके, और अगर ठंड नहीं हुई तो स्नान करके, मतलब इन दिनों नहीं गीजर गर्म पानी है सब है, पर नहीं, पर कभी कभी नहा धो के आ गए, और सब जगह शांति है, निस्तब्धता है, और यहाँ अपना काम चल रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। देखो सब सो रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो सुबह चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और उजास सामने दिखता है खिड़की के, फिर अंगड़ाई आती है, फिर वो जो केतली में गरम वो बन रही है, अपने खुद ही मैं बनाता हूँ, काढ़ा जिसको बोल सकती हैं, हाँ, ग्रीन टी बोल सकती हैं, लेमन, हाँ लेमन ग्रास का, और उस तरह से अदरक वगैरह, तो वो बस वो पिया, और फिर इसके बाद एक नींद आई तो ठीक है, नहीं तो जग गए। तो कई बार मेरे साथी लोग नहीं पहचान पाते कि मैं रात में केवल 3 घंटे सोया हूँ, और उनके सामने मैं वैसे ही दिख रहा हूँ। आजकल मेरा एक उपन्यास चल रहा है, होमोसेक्सुअल पर है, समलैंगिकता पर, हाँ मैं हूँ। तो जो समलैंगिक लोग हैं, ये मैं समझता था ये मनोरोग है, पर वास्तव में ये बहुत कम संख्या में है, 10 लाख में कोई एक होगा, और वो मनोरोगी नहीं है, वो प्रवृत्ति है। जैसे हम एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य स्त्री आप हैं, उसी तरह वो भी एक सामान्य ही है, पर वो उनकी प्रवृत्ति है आपस में समलैंगिकता वाली। तो उसमें लेस्बियन भी हैं, गे भी हैं, बायसेक्सुअल भी हैं। तो उन लोगों के ऊपर मैंने लिखना इसलिए शुरू किया कि किन्नर कथा और मैं पायल लिखते समय मुझे ऐसे लोग भी मिले, जिनको हम नकली किन्नर भी बोल सकते हैं। तो वो पैसे के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उनको साड़ी पहनने से कोई गुरेज नहीं है। बाद में पता चला कि वो तो समलैंगिक है। मैं पायल और किन्नर कथा जैसी विषय वस्तु का चयन कहाँ से प्रेरणा मिली? किन्नर कथा के लिए तो यह है कि मेरे पिताजी हमारे कुल पहाड़ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। तो एक नगीना किन्नर थी हमारे यहाँ, अभी मतलब पिछले वर्ष उनका देहावसान हुआ। तो जब हम लोग बच्चे थे और किसान परिवार से हैं, तो हम लोगों के यहाँ जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था या संस्कार होता था, हम लोग किसी का मुंडन हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, साल में 2-3 कार्यक्रम होते थे, तो ये लोग आया करते थे। तो मैं छोटा था 5-6 साल का, तो कोई गोद ले ले, कोई किस करे और छोड़ दे, तो लगता डरते थे पहले, फिर बाद में लगता था हाँ मैं खड़े हो जाते थे कि गोद ले ले, अच्छा लगता था। तो फिर लगता था कि अलग क्यों है। और कभी मैं अपने किसी जो पिताजी के जो काम करते थे घर में, तो एक थे उनके घर के पास ही उनका रहने का था। तो मैं अक्सर, मुझे मेरी दादी भेजती थी कि जाओ उसको आज बोल देना कि बुलाया है, या किसी काम से भेजा। तो मैं अपने 1-2 लोगों के साथ जाता था और दूर से दिखता था इन लोगों को, तभी से दिमाग में आता था कि ये क्यों है इस तरह के, अलग क्यों हैं। फिर मेरे चाचा जी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, वो विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के टॉपर थे अपने समय के। तो उनके साथ एक राज परिवार की छत्री उनकी सहपाठिनी थी, उनके साथ ये घटना घटी थी। उनकी जो जुड़वा बहन थी उसके साथ एक घटना घटी थी, वो किन्नर थी। उस कहानी वो हम लोगों को सुनाया करते थे, एक मुश्किल से 15 मिनट की कहानी। उस कहानी को सुन के बचपन में सुनाते रहे वो, तो वो पकती रही दिमाग में। उसी को मैंने बढ़ा के फिर किन्नर कथा का रूप दिया। मैं पायल,
मैं पायल ऐसा हुआ कि जब किन्नर कथा का लोकार्पण हुआ, जिसमें लखनऊ के सभी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, सामूहिक प्रकाशन वालों ने सूचना विभाग में रखा ये कार्यक्रम। उसमें वीरेंद्र यादव, शिवमूर्ति जी, सुधाकर अदीब जी, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, कैलाश नाथ मिश्र जी, नौपर मिल। कैलाश नाथ मिश्र जी से याद आया कि वो आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताएं। आप हमारे दर्शकों को बताइए वो बात क्या थी। नहीं, वो आप बताइए मुझे, कौन सी बात थी। उन्होंने कहा था कि मैं पायल और किन्नर कथा लिखने के बाद महेंद्र भीष्म अगर कुछ और ना लिखे तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो भी बड़े साहित्यकार हैं। अच्छा, नहीं, हाँ, ये मैं पायल उपन्यास तब नहीं आया था। अच्छा, किन्नर कथा। किन्नर कथा को लेकर उन्होंने ये लिखा कहा था एक कार्यक्रम में, तो ये बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद था। और उनके कथन को डॉक्टर अनिल मिश्र जी, कैलाश नाथ मिश्र जी अब सदैव नहीं हैं, पर उनके उस समय वो भी थे, संचालन किया था उस कार्यक्रम का डॉक्टर अनिल मिश्र जी ने, तो वो उनकी इस बात को कई कार्यक्रमों में कोट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इतने बड़े आचार्य नरेंद्र देव जी के वो शिष्य थे। और वाकई मैं पायल और किन्नर कथा, अब आप चाहे कुछ भी लिखिए, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। अरे वाह, चलिए, ये अब आपने नई चीज़ कही कात्यायनी सिंह जी ने। अच्छा, आप जो लिखे हैं अपनी भूमिका में कि आप अपने अनुभवों से अर्जित विषयों को लेकर कहानियां लिखते हैं, ये चुनौतीपूर्ण आपको नहीं लगता? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये लिख रहा हूँ? कोई भी कहानी या उपन्यास एक लेखक की बड़ी क्षमताएं हैं, मैं मानता हूँ। एक कहानी, लघु कहानी, जो बूंद समझ लीजिए, उस बूंद को समुद्र बना देना, यानी उपन्यास। और उस कहानी को जो उपन्यास का रूप ले सकती है, उसको समेट के बूंद बना देना, समुद्र को बूंद बना देना, यानी लघु कहानी, लघु कथा लिख देना। तो ये उसकी अपनी क्षमताएं हैं और ऐसा कर सकता है लेखक। अभी मेरा बैरी उपन्यास आया, उसमें वो कहानी थी, पूरी कहानी थी, फर्स्ट राउंड लिखी होगी कभी। उस कहानी को जब मैं पुनः लिखने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, विस्तार देना चाहिए। वो देते देते ऐसा विस्तार हुआ कि उसी समय कोरोना लग गया। अरे बाप रे। जब कोरोना लग गया तो फिर वो कहानी से पूरा उपन्यास बन गया और बड़ा प्रशंसनीय उपन्यास बना, पूरा कोरोना काल का चित्रण है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा वो हूँ कि हम लोगों की ये क्षमताएँ हैं वास्तव में कि वो बूंद को समुद्र बना दें, यानी कहानी को उपन्यास बना दें, या उपन्यास के कथानक को हम लोग समेट के कहानी में ले आए। तो अनुभवों से अर्जित कहानियों में कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके दिल की बहुत करीब है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक की जितनी भी कहानियां हैं या उपन्यास हैं या जहाँ भी उसने जो लिखा है, सभी के साथ ये है जैसे सारे बच्चे उसके प्रिय होते हैं, तो हर कहानी उसको पहली कहानी से बेहतर और सब बराबर वो अच्छे लगते हैं। पर कुछ कहानियाँ होती हैं जो कभी कभी जब आप उसको पढ़ते हैं दोबारा, तब आप उसी संवेदना से जुड़ने लगते हैं जिसके साथ वो घटना घटी, उसने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत विश्वास प्राप्त है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या किन्नर हो। पायल की के यहाँ मैं जब जाता हूँ तो वो सब उस तरह से मुझसे लिपट जाती हैं जैसे उनका मायका आ गया हो। उसमें से एक वाल्मीकि कुछ नाम है उसका, और एक तो इतनी अच्छी है कि वो मेरे लिए तुरंत चाय बना के लाती है। क्या बात राधा है? राधा ने अपनी एक कहानी बताई कि वो दिल्ली जाती है, उसका प्रेमी है वहाँ पे पति के रूप में। और वो जब हाशिए पर कोई भी हाशिए पर जो व्यक्ति हो उसके बारे में लिखना सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो जैसे मेरी कई शोधार्थियाँ हैं, चाहे वो इस समय भारती हो शिमला में, रश्मि गुप्ता है यहाँ कानपुर में, रिंकी पाठक है कोटा में। कुछ कहानी आपके पाठ्यक्रम में भी है क्या?
हाँ, मेरी कहानियाँ पाठ्यक्रम में भी हैं और उपन्यास भी पाठ्यक्रम में है। सावित्रीबाई फुले में किन्नर कथा पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में। क्या बात। तंग नज़र और माई कहानी बेंगलोर में माउंट कार्मल डिग्री कॉलेज में पढ़ाया जाता। मैं अभी पिछले दिनों गया, बुलाया भी गया था वहाँ पे, बड़ा अच्छा मुझे लगा। सारे बच्चे, लड़कियों का स्कूल है। तो कई शोधार्थी है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो भी पिता रूप में मुझे सम्मान देते हैं, मानते हैं बहुत ज़्यादा। किसी के पिता नहीं है तो उस रूप में देखते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि मैं जब पायल के यहाँ जाता हूँ तो वो जिस वेशभूषा में है, मेकअप किए रहती हैं, सजी धजी रहती हैं, कपड़े कभी ऐसे बेढब भी पहने रहती हैं, वो आगे लिपट जाती हैं कि जैसे उनके पिता आ गए हों या उनके कोई मायके से आ गया हो। तो उनकी जो स्थितियाँ हैं, उनके जो दर्द हैं, किससे बयान करेंगे? तो वो मुझसे बयान करते हैं। बिल्कुल। एक बार मैं पायल के यहाँ गया तो एक बैठी थी लड़की, इनको लोग सुनते भी नहीं है ना। एक लड़की बैठी थी, मीरा। तो मैं पारखी, मैं नहीं पहचान पाया कि वो किन्नर है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा ये भी पायल का इंटरव्यू लेने आई होगी, किसी काम से आई होगी, और लड़की की तरह देखा मैंने, सोफे में बैठी थी। थोड़ी देर में ऐसे ही मैंने नाम पूछा, तो जब उसने बोला अपना नाम, मीरा ही बताया, तो वो आवाज़ लड़कों जैसी। तब मैंने गौर किया थोड़ा, तो मैंने कहा ये तो किन्नर है। फिर उसने अपनी बातें बताई। क्या बताया? तो एक कहानी बन गई। अच्छा। वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, दिल्ली से, किन्नर थी। 10-12 साल में जब वो कई मोहल्ले के लड़के, माता पिता, घर सब परेशान करता था, तो वो घर छोड़ के निकल गई 14-15 साल की उम्र में। वो आई तो लखनऊ आई तो किसी ने पायल का नाम दिया, पायल ने अपना आश्रय दे दिया। पायल एक बहुत अच्छी किन्नर गुरु है, जिसके यहाँ ये साईं भक्त भी हैं, ये उज्जैन भी जाती हैं, ये वैष्णो देवी भी जाती हैं। और एक सच्चे मायने में एक पायल के ऊपर जब मैंने लिखा है तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बताई। तो देखा कि एक किन्नर के साथ जो जीवन संघर्ष है वो लगभग सबका एक जैसा। मैंने मीरा परिडा उड़ीसा में भुवनेश्वर गया। क्यों ऐसा होता है ना? हाँ, उसका भी जीवन मैंने देखा, पढ़ा। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी से भी मैं मिला, और भी कई किन्नर हैं, मंगलमुखी, अंजलि सिंह, प्रतापगढ़ की किन्नर गुरु। अपने ही परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने ही बच्चे। पर अब ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं लगा हूँ कि इनको भी हाशिए से समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। एक अध किन्नर कथा संवाद है हमारा, और भी काम हो रहे हैं। अभी सुचित्रा जी का फ़ोन आया था दुर्ग से। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि जो 377 हटा दी गई है, तो कुछ लोग हैं जो किन्नरों से शादी कर ले रहे हैं। शादी करने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि लिव की तरह रहते हैं, मंदिर में जाके माला भी डाल देते हैं। और जो किन्नर जिसके पास पैसा है, जो कमा के लाती है बधाई धई से, उसके साथ मौज मस्ती करते हैं, उसके शोषण करते हैं, मतलब पैसे का भी, शरीर का भी। और 4-5 साल बाद कहते हैं कि हमारे घर वाले तैयार नहीं हो रहे, तुमसे तो बच्चे नहीं होंगे, और फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं। किसी के 5 लाख ले लिए, किसी के 10 लाख ले लिए। तो ये शिकायतें आ रही हैं। तो कहती बताइए हम इसमें क्या करें। आज ही फ़ोन आया उनका। तो मैंने कहा कि देखिए 377 हटाई गई है, पर कुछ शर्तों के साथ। अगर सहमति है तो धारा नहीं लगेगी, आप लोग रह सकते हैं लिव में जैसे भी। पर यदि एक भी असहमत है तो फिर वो धारा उतनी ही तरह से लगेगी। पर पुलिस वालों के पास गए ये लोग कंप्लेंट लेके कि ऐसा हो रहा। तो हमने कहा जो भी आपका, मान लो घरेलू हिंसा हुई है, आपके पैसे को हड़पा है, तो आप उस तरह से FIR दर्ज करिए, वैसी कानूनी सहायता आपको मिलेगी। पर अगर आप सहमति से एक विवाहिक रूप में रह रहे हैं, और फिर यदि वो आपको उकसा भी रहा है, वो कह रही उकसा भी रहे हैं कि जाओ मर जाओ, तो वो तनाव में आ गई हैं, अवसाद में चली गई हैं और सुसाइड भी कर सकती हैं, तो हमने कहा वो भी फिर एक लगेगी कि ये उकसाते हैं मर जाओ। तो वो कानूनी धारा है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति, एक नागरिक को जब सारे मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, वोट का राइट मिल गया है थर्ड जेंडर को, तो जिसको मत देने का अधिकार प्राप्त है उसे पूरे अधिकार प्राप्त है। तो जैसे एक हम जाते हैं अस्पताल में, कोई भी जाता है, पर्चा बनता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है, इलाज होता है। थाने जाते हैं, कोई आपराधिक घटना उसके साथ घटती है तो FIR करता है।
उसी तरह किन्नर भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, थाने में जाके अपनी FIR भी दर्ज करा सकते हैं अगर उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य होता है। अब उनको सारे अधिकार मिल चुके हैं। 2019 में जो संसद ने बिल पास किया और 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था उसके आधार पे किन्नर बोर्ड हर प्रांतों में लगभग बन चुके हैं और बड़ी जागृति आ रही। पढ़ने में हमारे मेरे जैसे या और भी जो साहित्यकार हैं जिनके बहुत उनके भी उपन्यास और इस विषय में कहानियाँ आई हैं, तो अब धीरे धीरे पठन पाठन और जागरण इनमें हो रहा है। लखनऊ की हमारी जो पायल सिंह थी जिनके ऊपर मैं पायल उपन्यास काफ़ी बेस्ट सेलर भी रहा और इसमें अभी वेब सीरीज जो फिल्म का भी चल रहा है और पढ़ते समय मैं इतनी डूबी कि रात भर मैं पूरी वो अब आज देखिए वो समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। तो एक किताब की बदौलत ही आदमी की पहचान बनी, लोगों ने फिर संपर्क किया और आज वो किन्नर सभा की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, तो और सम्मान है उनका। आप एक साहित्यकार हैं तो जाहिर सी बात है और लोगों को भी आप पढ़ते होंगे, कोई ऐसा जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हों? एक तो वो जो नहीं है संसार में, जैसे विमल मित्र जी को मैंने बहुत पढ़ा, गौरी शंकर राजहंस को पढ़ा है, बाकी मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कहानियाँ लगभग हम सभी लोग उनको पढ़े हैं। पर जैसे कुछ कहानियों ने बहुत प्रभावित किया, पुरस्कार, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें छू लेती हैं, चाहे वो बड़े भाई साहब हो, चाहे वो लांग डाट हो या कफन हो, है ना। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो प्रभावित करती हैं। मंत्र है कहानी उनकी। इसी तरह विमल मित्र जी का एक उपन्यास था 1000 पन्ने का, यह नरदेह या साहब बीबी और गुलाम, कि आप उनको पढ़ते पढ़ते लाइन लगाते रहिए। और जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी इन सब के उपन्यास बहुत अच्छे रहे। ओ हेनरी और काफका को भी मैंने पढ़ा, और ये जो अपने मंटो हैं इनको मैंने बहुत छिप छिप के पढ़ा, क्योंकि पिताजी के पास कुछ उपन्यास अर्नेस्ट हेमिंगवे को अपना गुरु मानते थे, तो उनके उपन्यास आते थे। कुछ जो ऐसे उपन्यास होते थे कि वो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, तो संयोग ये था कि हमारे घर में डिक्शनरी भी अंग्रेजी टू अंग्रेजी थी, क्योंकि मेरे फादर भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे। तो वो फिर हिंदी वाली डिक्शनरी मित्रों से लेके और फिर वो उसको हिंदी बना के और फिर उसका मतलब समझ के फिर आगे पढ़ना। वो जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती वो उसी वजह से आई कि वो हमने वहाँ पे पढ़ना किया। फिर क्या है कि हमारे यहाँ 10 पैसे में एक उपन्यास मिल जाता था एक दिन के लिए। क्या बात है। तो एक हमारे गांव में चलाया करते थे, हाँ, तो वो लोटपोट चंपक और उपन्यास भी रखते थे जो बड़े लोग पढ़ते थे, तो उसकी चवन्नी लगती थी, पर वो मुझे 10 पैसे में देता था सबसे 25 पैसे लेता था दुकानदारों से और जो पढ़ते थे। तो उसमें मनोज बाजपेयी और ये गुलशन नंदा और कुशवाहा कांत का थोड़ा बोल्ड लेखन था, आपने पढ़ा होगा, पर वो बहुत अच्छा लिखते थे। और उसी समय मनोहर श्याम जोशी, कई लोगों के जो पुराने उपन्यास थे तो वो मिल जाते थे पढ़ने को। पर हमारी जो ताई जी थी, हम लोगों के यहाँ क्या है कि बहुत बड़ा घर है, कई आंगन है, तो जो शौचालय गांव में होता है पुराने घरों में, तो वो सबसे पीछे होता है और वो बहुत बड़ा होता है, और उसमें तो 1-2 कमरे फांद के फिर ऐसे ऐसे जाना होता है, मतलब निकल के, तो वहाँ काफ़ी जगह थी। और मेन गेट बंद कर दो और फिर एक कमरा, फिर इसके बाद फिर वहाँ बना हुआ है। हम लोगों के यहाँ फ्लैश टाइप बड़ा अच्छा था, बाबा जी ने मतलब बनवाया था। तो मैं वहाँ अपना ये उपन्यास लेके पहुँच जाता था। यह घर की मोटी मोटी दीवारें हैं, अभी भी 1.5 मीटर की दीवारें, उसमें खिड़कियाँ बनी रहती थी, उसमें दरी बिछा ली, सूरज की रोशनी आ रही, पढ़ रहे हैं। और जो कोर्स की किताब है वो रख ली रजिस्टर, और बीच में वो उपन्यास रख लिया, अब पढ़ रहे हैं। अब हमारी ताई जी थी, उन्होंने एक बार मुझे टाइम लगा कि बहुत टाइम लगा रहे हैं अंदर, कोई तबीयत क्या है, खटखटा रही हैं शौचालय में। तो वो मैं निकला तो वो मैंने वहाँ पे छिपा दिया। अच्छा। वो उपन्यास होता है एक जगह छिपा दिया। अब छिपाया तो वो ताड़ गई कि ये पढ़ रहा होगा, वो जाके ले आई और एक चाटा दिया। अरे वाह। कि तो मतलब इस उम्र में और ये उपन्यास पढ़ रहा। अब उन्होंने ये चीज़ हमारे ताऊ जी हमें बहुत चाहते थे, तो
तो उन्होंने माफ़ कर दिया, पर हमारे पिताजी और ये सब उतना नहीं, पर वो जो घर की बड़ी थी हमारी ताई जी, हम माता जी बोलते थे उनको, सब लोग माता जी बनते, हमारे पिताजी भी माता जी बोलते थे पर वो उनकी भाभी थी, तो वो भी अब नहीं है, सत्यभामा अवस्थी यहाँ मैहर में रहे, वो बहुत स्नेह था उनका। तो छिप छिप के पढ़े, तो उन्हीं पढ़ने वाली वो लत, वो कहानी, जासूसी उपन्यास बहुत पढ़े, तो पढ़ने का वो जो एक लिखने का था वहीं कहीं से वो प्रस्फुटित हुआ। चित्रलेखा भी हमने बहुत छोटी उम्र में पढ़ ली, कमाल की तो किताब। ये लगा कि अब ये अमृतलाल नागर जी के खंजन वगैरह बहुत पहले पढ़ लिया था हमने, पढ़ाकू हम बहुत थे। यानी अब ये उपन्यास गुलशन नंदा जी का अब कल नहीं वापस किया तो 10 पैसे और लग जाएंगे, हाँ, इसीलिए तो उस 10 पैसे के चक्कर में छिप छिप के जल्दी जल्दी पढ़ के तो वो हो गया। एक एक दिन में एक एक उपन्यास पढ़ना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत भी बढ़िया। चोरी से। गुलशन नंदा की तो मोटी मोटी किताबें होती थी। हाँ, तो पढ़ते थे। और हमारी दादी को मैंने ही आदत लगाई, वो कक्षा 2 पास थी, तो वो हमसे जब उपन्यास एक आध उनको हमने दिए कि इसमें कहाँ गलत चीज़, आप पढ़ लीजिए, कोई गलत चीज़ नहीं। गुलशन नंदा के बड़े अच्छे नहीं, उपन्यास हाँ हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने पढ़े, कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर ताई जी को डांट पड़ेगी, क्यों डांटा, कहते नहीं गंदी किताबें होती हैं ये। तो खैर उनके लिए फिर हम 25 पैसे के लाते थे, तो उनका जो 25 पैसे का उपन्यास आता था दादी का हमारे, उसी में हमें एक किताब फ्री में मिल जाती थी पढ़ने के लिए। चंपक ले आए, लोटपुट ले आए, तो वो ऐसा चलता रहा। कोई ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि इस तरह की कहानी मैं लिख पाता? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। जैसे चित्रलेखा का अभी जिक्र किया मैंने, तो उनके पोते हैं, हाँ, है ना, वो अभी मिले भी थे एक जगह, कई प्रोग्राम में मिल चुके हैं। माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, स्टेट कंज्यूमर के चेयरमैन हैं इस समय। उनके पिताजी जस्टिस प्रेम शंकर गुप्ता जी हिंदी के जजमेंट देते थे वो। तो अभी उनका कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था उनके गांव इटावा, तो वहाँ पे वो भी थे। और तो उनका उपन्यास, उनके बाबा का उपन्यास चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी का, वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इतने सालों से आप लिखते आ रहे हैं, अब जब पीछे का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो कभी ऐसा लगा कि ये नहीं लिखना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा ही नहीं है कि वो कहीं प्रायश्चित करना पड़े या मैंने कुछ गलत लिखा। मतलब ऐसे हल्के फुल्के और इस तरह प्रायश्चित वाली तो कोई बात ही नहीं हाँ, है। नहीं, वो कहानियाँ मुझे पहले की, वो वर्तमान से लेके, वो मुझे लगता है कि जो मैंने उस उम्र में लिखा था, मैंने ग्रेजुएशन में 2 उपन्यास लिख लिए थे, 71 युद्ध के ऊपर और एक जिसमें अभी पुरस्कार मिला है। तो वो दोनों उपन्यास मैंने ग्रेजुएशन में लिख लिए थे। अच्छा। छपे बाद में है, और बहुत सारी कहानियाँ उस समय लिखी थी। तो मुझे लगता है कि जो लेखन उस समय रहा है 18 और 25 के बीच में, मैंने रोमांटिक कहानियाँ भी लिखी, मैं बहुत शर्मीला रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी बहनें, बड़ी बहन थी मुझसे, तो वो भेजती थी अपनी सहेलियों के यहाँ, तो मैं आँख नीचे जाके जाता था, ये ऐसे उनको कॉपी किताब दे आए या कुछ है, ऐसे चले आए। बहुत शर्माते थे, बहुत। घर में उनकी सहेलियाँ मिलने आती थी, हम भाग जाते थे, कहीं कोई काम ना बता दें, कहीं बुला ना लें, पानी लेके आओ। वो एक नज़र देख लेती थी तो यहाँ पर पसीना छूट जाता था कि मतलब एकदम शर्माते थे बहुत बुरी तरह। सोशल मीडिया के बारे में आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा आजकल AI चला हुआ है, और हाँ, आप देख रहे धीरे-धीरे होंगे कि उससे रची हुई कहानियाँ कई कई मिलियन लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो साहित्य पर इसका कितना असर पड़ रहा है? हाँ, जो मौलिकता है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर उस तरह से कोई तैयार कर रहा है किताब या वो है, तो मौलिकता नहीं रहेगी, और जो पाठक पढ़ रहा है वो समझदार है बहुत, वो समझ जाएगा कि ये AI की कहानी है कि इनकी खुद की लिखी है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी मोबाइल में मैं बोल के लिखता हूँ, पहले मैं कलम हाथ से न लिखूँ तो मैं लिख ही नहीं पाता था, पर धीरे धीरे कोरोना काल में जब ये बैरी उपन्यास लिखा तो कंप्यूटर इसी से लिखा है, मोबाइल से ही टाइप कर करके या बोल बोल के। तो अब वो लगता है कि हम सक्षम हैं इसमें। लैपटॉप में कई लोग कहानियाँ लिखते, मैं भी टाइपराइटर में पहले करता था काम। तो टेक्नोलॉजी का है, अच्छा है। नए लेखन नए लेखन में मेरा ये उपन्यास आ रहा है,
कोई ये जो अभी एक कहानी संग्रह आया है, कोई नया नाम दो, आद्विक प्रकाशन से, और एक उपन्यास जो अभी मैं बता भी चुका हूँ, हाँ मैं हूँ, समलैंगिकता पे, जबकि ये बहुत पहले से चल रहा है। मेरा एक बहुत प्रतीक्षित उपन्यास है कचहरी, जो कैलाश गौतम की कविता है ना, करौंदा के ऊपर। उस कविता के जो शीर्ष जो उसकी पंक्ति है, मैंने उनके बेटे से भी बात की थी कि मैं इसको अपने उस उपन्यास की पहले पेज में दूंगा। कचहरी न जाना करके है वो कविता। तो वो जब मैं सेवा से निवृत्त होऊंगा तब वो उपन्यास आएगा। और 5-6 उपन्यास और हैं जो अभी आधे अधूरे हैं, लिखे जाएंगे। नए लेखकों के लिए कोई संदेश? खूब पढ़ें, वो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि होगी और बेहतर लिख पाएंगे। और पूरी कोशिश रहे कि वो आपके खुद के मौलिक विचार हों जो आप लिखें। और जब आप मौलिकता और समाज से संवेदना उठा के लाएंगे तो निश्चित ही उसमें पठनीयता होगी और फिर वो आप सराहे जाएंगे। महेंद्र बिस्मिल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। आप इसी अच्छा तरह रचते रहिए, लिखते रहिए और हम सब पाठक आपका लिखा पढ़ते रहें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।